टोटल टाइम तो कुछ और था ना, टोटल टाइम तो आई थिंक जैसे 6 टोटल घंटे का टाइम था। 2 घंटे सर, 2 आवर पर टेस्ट। सर टोटल 4 से लेके 10 PM तक था। 2 आवर पर टेस्ट। यस सर। सर दोनों टेस्ट के लिए सेपरेट 2 आवर्स मिले थे। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई इसमें? सर पता प्रॉब्लम ये नहीं। हुई थी सर कि मैंने चैट का टेस्ट दिया तो मैंने 30 मिनट्स पहले कर दिया, तो सर फिर अगले टेस्ट में मैथ के में मुझे 30 मिनट्स ही मिले। ये कैसे हो सकता है, 120 समझ नहीं मिनट आया। के। सर पता नहीं सर, हमारे मेरे तो इस चक्कर में कम भी आ गए बहुत। सर मेरा तो हाँ, रिजल्ट एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये इसमें अभी हम लोग टेस्ट का डिस्कस करेंगे। टेस्ट में कोई क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, कोई डाउट है आपको तो बताओ। पहले मैथ्स का बताओ, क्वेश्चन नंबर आपको याद हो तो। मैं क्वेश्चन नंबर देख पा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बता दो। सर डाउट तो नहीं है। नो सर डाउट नहीं है। सर डाउट नहीं था। अच्छा, सारे बच्चे सर आए भी नहीं इजी है आया था सर क्वेश्चन। सर इजी था। बस कोई कुछ बात क्वेश्चन पिछली गलत बारी थे। से इजी था सर। सर आसान थे सारे क्वेश्चन मैथ्स में तो। और मैथ में? सर मैथ में तो मुझे सिर्फ सर जितने किए वो सारे आसान थे बहुत। अच्छा, सर मेरे को तो टाइम कम मिला। सर मुझे भी ऐसा ही हुआ, मेरा भी 20 मिनट ही मिले। मुझे अच्छा 33। इसमें तो बच्चे काफी कम है, कई सारे बच्चे आए ही नहीं आज तो क्लास में, क्या हो गया? पता नहीं। क्वेश्चन पता नंबर नहीं सर, टाइम। आर्यन पाठक ने क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है चैट हाँ, बॉक्स में। 42 मैं देख पा रहा हूँ। 42 में लिखा हुआ है कि 92 की पावर n माइनस 42 की पावर n, यही है ना? सर यही तो क्वेश्चन गलत था। यही क्वेश्चन गलत है सर। वो 92 यस सर ये क्वेश्चन गलत था। 92 n था वहाँ पे। अच्छा, ये पावर में n होना चाहिए, पावर में n होना चाहिए, ये 42n। नो सर 2 पावर में होना चाहिए। सर 2 पावर में होना चाहिए। सर 2 पावर में होना 9 2 चाहिए। n 9 स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n। यस सर। यस सर 9 स्क्वायर n है। अच्छा सर ब्लैंक हो गई स्क्रीन, बिल्कुल एकदम काली काली। इससे ब्लैक है। सर पावर में 2n आना था। ओके, पावर में 2n आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग में कैसे मिस्टेक हो गई भाई, ये तो आना नहीं चाहिए था इस तरीके से, ये इस तरीके से होना चाहिए था, है ना? हाँ तो ये देखो अभी क्योंकि इवन नंबर है तो दोनों फैक्टर इसके बनेंगे, मतलब 9 माइनस 4 भी एक फैक्टर होगा और 9 प्लस 4 भी फैक्टर होगा। ऑब्वियसली जब भी पावर इवन नंबर होता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूल लगता है। तो बोथ 5 एंड 30, इसका 13 आंसर होगा। 13 आंसर होगा। हाँ, Yes, 13 sir. और सर 5 भी होगा। हाँ 5 एंड 13। सर उदय सर शर्मा का 44। 44th, रुक जाओ 44 देखते हैं क्या है। 44th है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर विद LCM 56। सर ये सर 4 ऐसे सही आंसर। LCM 56 होना चाहिए, ये कह रहा है सर 10। यस सर 10 आंसर आएगा। ये डीपीपी का क्वेश्चन है। सर 10 आएगा इसमें। सारे फैक्टर्स सर सारे फैक्टर्स लेंगे पहले तो हम। हाँ। उसमें जिस दो फैक्टर का एलसीएम उसमें 56 आएगा, वो मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे वरना देखो और कोई तो तरीका नहीं लग रहा सर। देखो ये आ जाएगा है ना, और क्या आएगा भाई, और क्या फैक्टर होंगे इसके? 1 2 4 7 8 होगा, और क्या होगा सर उसके बाद 27 28 होगा सर, 28 होगा 28 ये सर कोई 28 होगा। और सर हाँ, 56 होगा। ये 54 क्यों लिख दिया मैंने? अच्छा 56, हाँ ठीक है 56। ओके तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब तुम देखो जरा सोचो इसमें कि कितने पेयर्स बनाने थे। एक तो 1 और 56 का पेयर बन जाएगा दोनों का एलसीएम कितना होगा? 1 56 का 56 ही होता है। ऐसे ही अगर तुम देखो तो 2 और 56 का भी एलसीएम यही आएगा, है ना? इस तरीके से चेक कर लो, मेरे ख्याल से कितने आ जाएंगे? 10 होंगे, 10 कह रहे हो? सर यस सर। यस सर
सर ऐसे कर करके करीब 7 आ जाएंगे हमारे पास पेयर्स, उसके बाद 7 और 8 का पेयर ले लेंगे, और फिर सर 8 और 28 का पेयर ले लेंगे, और फिर एक और पेयर बनेगा उसमें 14 और 7 14 और 8 का। हाँ 14 और 8 का एक और पेयर बनेगा। हाँ सही। काउंट कर सकते हो, इस तरीके से काउंट कर सकते हो, कोई नहीं। ये एक जो क्वेश्चन बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, ये क्या है, क्या इश्यू है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सर ये तो करा रखा है आपने। हाँ आपने करा रखा है। सर a प्लस b a माइनस b। हाँ Yes, तो sir. इसमें क्या इश्यू है? ये तो ठीक है ना, देखो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, मतलब x माइनस ए प्लस बी एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x माइनस ए माइनस बी। तो x की जो वैल्यू है वो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगी बच्चों। यही आपके रूट्स हैं अल्फा बीटा। और किसी ने कोई डाउट रखा हुआ है क्या इसमें? देखें सर उदय शर्मा ने 59। अरे तो काफी सारे कह रहे थे कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, इतने सारे डाउट लिख दिए तुम लोगों ने। सर मुझे भी नहीं पता कौन है। 58 में डाल दिया। मैट में कह रहा है प्रांतिका, मैट में कह रही है कि 4334। ठीक है जी, देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। सेट तो हो गया ना? सर सेट का 59 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 59, एक मिनट रुक जाओ। सेट का 59, सेट का 59। फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो सॉल्व करने के बाद सर एक्स और वाई का रिलेशन कैसे निकालना है सर, वो समझ नहीं आया। नहीं सर ये तो बहुत इजी है। इसमें देखो। सर -7 आएगा और एक और आएगा, तो उसमें फिर हम ए मतलब बी ऑप्शन -7 एंड -4। हाँ ये आया, तो -7 -4 आ गया, मतलब x की वैल्यू जो है वो -7 -4 आ गई। और y की बात करें तो ये आ जाएगा 8 7 8 -7 -8। हाँ -8 -7। तो तुम देखो ध्यान से, तुम्हें क्या लग रहा है x बड़ा है कि नहीं है? x की वैल्यू y से बराबर बड़ी वैल्यू है ना, या बराबर हो सकती है? मतलब -7 है, यहाँ भी -7 है, मतलब x या तो बराबर होगा y के, नहीं तो ज्यादा है, क्योंकि -4 की वैल्यू -8 और -7 दोनों से ज्यादा होती है। मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू से बराबर होगी जब -7 होगा तो, और नहीं तो बड़ी होगी वैल्यू। तो ये है आंसर, ये बी ऑप्शन होगा। हाँ कौन सा? 60। 60। सर वो आपने बनाया था मेरे ख्याल से, अर्जुन और भीष्म वाला क्वेश्चन। नहीं मैंने नहीं। यस सर। वो आरडी में से है सर, वो आरडी में सर वही था। सर पता है वो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा 100 मार्क कर दिया उसमें आंसर, और सही भी हो गया वो। ये है देखो, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो सब। हाँ तो इसमें नंबर ऑफ देखो, इंग्लिश कैरेट सम एरोस फॉर विद हाफ ऑफ द एरो। चलो नंबर ऑफ एरो को मान लेते हैं x, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, x/2। सर x स्क्वायर ले लो। ठीक है चलो x स्क्वायर, ठीक है जी x स्क्वायर ले लिया। लो तो x²/2 एरो से उसने कट किया है क्या? एरोस थ्रोन बाय भीष्मा, है महाभारत में जो दिखाते हैं, वो एरो से एरो को काट दिया। विद 6 and with 6 other arrows he killed the रथ ड्राइवर। ठीक है जी, 6 से उसने रथ ड्राइवर को मार दिया। with 1 arrow each he knocked down respectively the रथ, एक द फ्लैग दूसरा, एंड बो ऑफ भीष्मा, मतलब 3 से उसने क्या किया है? 3 और काम कर दिए। फाइनली with 1 more than 4 times the square root, 1 more than 4 times the square root, उसने क्या किया? he laid the भीष्मा unconscious on the arrow bed। और यही सब मिला करके कितना हो जाएगा? x स्क्वायर के बराबर। यही क्वेश्चन है। देखो इतना एरो उसने लगाए हैं कहाँ पर?
एरो को एरो से काटने के लिए, ये एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर उसके बाद 6 एरो उसने लगाए हैं कहीं पर, देख लो 6 एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्मा। फिर उसके बाद 1 ईच का मतलब एक तीर लगा के रथ को, फ्लैग को और बो ऑफ भीष्मा को उसने काट दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट। 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ उसके पास अगर एरोज एक्स स्क्वायर है तो 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, +1। इतने से उसने क्या किया है, भीष्म को जो है वो जमीन पे लिटा दिया। ये क्वेश्चन जो है ना वहीं से आया हुआ है, क्या कहते हैं, लीलावती के बुक से आया हुआ है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उसका नाम भूल गया मैं, क्या तो अच्छा सा नाम आरडी में भी है। हाँ, वहीं पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। भास्कर, हाँ, भास्कर की बेटी थी लीलावती, उसने लीलावती के लिए बुक लिखी थी, उसमें ये क्वेश्चन था। ओके, तो ये 6 3 9 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा, और प्लस 4x इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर है, इधर ले आओगे, माइक बंद करो, -4x - 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। आई थिंक देख पा रहे होगे आप लोग, कर लोगे आगे? यस सर। क्या है 5 10 आएगा। हाँ, x की वैल्यू या तो 10 या माइनस, लेकिन -2 नहीं लेंगे x की वैल्यू क्योंकि x की वैल्यू -2 लेंगे ना तो जो जितने तीर से उसने अब क्या किया है भीष्म को जमीन पे लिटाया है वो तो माइनस इमेजिनरी हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 होगी, दैट मींस नंबर ऑफ एरो x स्क्वायर है 100 हो जाएगा। 100 10 देना सर चाहिए 100 आंसर आएगा। था। हाँ, एक ऑप्शन मुझे इसमें 10 देना चाहिए था, 10 नहीं दिया ना, तो 10 पे कई बच्चे टिक कर देते। नहीं सर, मैंने तो रूट लिया हुआ था, रूट भी सॉल्व किया हुआ था मैंने। सर मैंने भी रूट में किया फिर। और कोई डाउट किसी को? वैसे बाद में सॉल्व किया टेस्ट के। और कोई डाउट है किसी को? सर अर्जुन के पास एक्चुअल में 100 तीर थे ना? नहीं, ये सब नहीं पता मुझे, ये जो कहानी है ना, ये कोई इसमें सर- रियलिटी कौन जाएगा चेक करने के लिए? सर मैथ का क्वेश्चन नंबर 34 गलत है। एक मिनट रुक जाओ, 43 देखते हैं मैथ का, एक मिनट रुक जाओ, मैथ का 43 ये रहा 43, ठीक है जी, ओके, ये रहा मैथ का 43 क्वेश्चन, ये देखो। इसमें आप देखते हैं क्या गलत है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट का मतलब इधर की तरफ फेस कर रहा है। इधर सर की तरफ ये देख रहा है। वाला नहीं सर, 34। अभी तो 43 बोला। सर 34 बोला था। इसका आंसर सर डी है। 34 ठीक है, रुक ये जाओ सर एक इसका मिनट। तो नहीं है। 34 वेरी गुड, यस सर। 34 ये रहा। Initiate the following question. The equation becomes incorrect due to interchange of the two signs. One of the four alternatives another specify interchange the sign. Which ये सर ये गलत था। अच्छा जी, ओके। यस सर, इसमें प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि सर 2+ है सर, माइनस तो है ही नहीं। माइनस का साइन ही नहीं है। सर यहाँ पे 16 - 8 होगा सर। ओके, चलो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो फिर। सर मेरे को देखते ही मैंने 16 - 8 लेके कर दिया तो मेरा आंसर आ गया था। यहाँ पर ये माइनस नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ प्लस होना चाहिए था। नहीं सर, 16 + 8 की जगह 16 - 8। 16 - 8 होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, मिस्टेक हो गई है, सॉरी। सर ऐसे टेस्ट देने का क्या फायदा है जिसमें हमारे मतलब गलतियां ही हो टेस्ट के अंदर, फिर हम अपने आप को इवैल्यूएट कैसे कर पाएंगे? मतलब नहीं समझा मैं, मतलब क्वेश्चन गलत है ये? हाँ सर, अगर क्वेश्चन ही गलत हुए तो फिर हम अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? नहीं देखो, नहीं देखो, इसमें होता क्या है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन के टेस्ट में अगर 10 से ज्यादा मिस्टेक्स हैं, अगर 10 नहीं 5 से ज्यादा मिस्टेक हैं तो फिर वो मेरे ख्याल से डेंजरस है। मतलब उसमें आपको 5 क्वेश्चन 5% मिस्टेक है तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर मान लो 1-2 मिस्टेक अगर है तो वो तो रहेगा ही। कोई भी एग्जाम ऐसा परफेक्ट एग्जाम तो नहीं होता है जिसमें आपको 100% एक्यूरेट मिले। सर ये एसएनटीएससी के में भी गलती हो जाती है, फिर बोनस मार्क्स मिलते हैं।
हाँ नहीं, पॉसिबल नहीं होता है वैसे। देखो IIT JEE इतना स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है पूरी दुनिया में माना जाता है, तो उसमें भी मिस्टेक होती नहीं है। NTSC JSTSC में हुआ था। NTSC JSTSC कोई स्टैंडर्ड नहीं है, NTSC कोई हाँ सर स्टैंडर्ड उसमें हुआ एग्जाम था। थोड़ी है। हाँ तो NTSC तो कोई स्टैंडर्ड एग्जाम है ही नहीं, मतलब उसको पूरी दुनिया नहीं जानती। IIT जैसे हो गया है वो एग्जाम बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसमें मिस्टेक होती है। NTSC में तो भर भर के मिस्टेक होती है, क्योंकि वो कॉपी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के एज इट इज कॉपी करते हैं वो। क्योंकि IIT JEE या किसी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पहले तो एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद वो प्रूफ रीड करते होंगे, 2-4 प्रोफेसर मिलकर के प्रूफ रीड करते होंगे, उसमें भी मिस्टेक आ जाती है। यहाँ तो फिर भी कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चन। NTSC जैसे एग्जाम, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हुए 100 क्वेश्चन, ये मैंने कहीं अपने थोड़ी बना के दिए, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना क्वेश्चन को जो सोर्स है वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वहां पर मिस्टेक हो गई है तो ठीक है, अब 1-2 मिस्टेक तो चल जाएगा, इनफैक्ट 2-3 मिस्टेक भी चल जाएगा 100 में, ठीक है। उससे ज्यादा है तो दिक्कत है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि देने का फायदा नहीं है, फायदा तो है ही भाई, आपको उसके लिए आपको बोनस मिल रहा है ना। या फिर कह सकते हो कि इस चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। लाइफ में कई जगह ऐसा होता है, ना तो आप परफेक्ट हो जो मिस्टेक नहीं करोगे, ना ही आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो गलती नहीं करेगा। ऐसे होते हैं 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक हो ही जाते हैं। सर वैसे जेई में जानबूझ के दिए जाते हैं गलत क्वेश्चन ताकि कई नहीं ऐसा बच्चों को कुछ नहीं, कंफ्यूज किया जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई नहीं जानता, कॉन्सेप्चुअल एरर होता है उसके अंदर। कई बार तो कॉन्सेप्चुअली गलत डाल देते हैं वो, जिसमें साफ साफ समझ में आता है कि इसको पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट के बारे में, वो उसने डाल दिया है, उसको गलत चीज को सही मानते हुए क्वेश्चन बना के डाल देते हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के करते हो। उनकी साख होती है अपनी, उनको भी फिर जवाब देना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। इतने लाख बच्चे बैठते हैं, उन सबको जवाब देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें हवा में बातें हैं। ओके तो हम लोग स्टार्ट करें या फिर और कौन सा है, और कोई डाउट है किसी को? सर स्टार्ट करते हैं। यस सर स्टार्ट कर दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके सर स्टार्ट। मोस्ट अवेटेड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मेरा फेवरेट चैप्टर अभी तक का, जो कि स्कूल में हुआ था। मेरा तो सब पॉलिनोमियल एपी सही लगता है। जी ये लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगली क्लास में मैथ्स और मैथ दोनों करेंगे। आज हम लोग खाली मैथ्स करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये बेसिकली क्या है, नंबर से अभी जो ये मैंने अभी क्या बोल दिया, मैंने बोला कि मैथ अगली क्लास में करेंगे हम लोग, है ना। मैथ और मैथ तो मैथ ही है, ये मैथ ही है, बिल्कुल सही बात, ये मैथ ही है, ये मैथ है, मैथ का चैप्टर है ये। जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया था ना, एक मिसिंग द नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, याद करो, फाइंड द मिसिंग नंबर, वही ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। मान लो बच्चों की इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया कुछ नंबर्स को अरेंज करके रख दिया है, देखो ध्यान से, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और 35 तक, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर और क्या करे भाई, 4 16, ऐसे ही करते मैंने लिख दिया 121 तक। ऐसे ही फिर क्या किया मैंने, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से मैंने क्या किया है, 100/101 तक लिख दिया। फिर ऐसे ही मैंने 2 3 5 7 9 2 3 5 7 इस तरीके से मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, कई सारे इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सेकंड देखो, जैसे 1 फिर 8 फिर 27 इस तरीके से लिख दिया। तो ये बेसिकली मैथ ही है देखा जाए तो, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ये सबके सबको हम ऐसे इन जनरल बात करें तो बच्चों क्या कह सकते हैं पता है, इसको ग्रुप ऑफ नंबर्स कहेंगे। ये जो पहला आपको दिख रहा है कलेक्शन ऑफ नंबर, इसको आप ग्रुप ऑफ नंबर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, ग्रुप ऑफ नंबर्स, सेट, ग्रुप ऑफ नहीं, सेट नहीं, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये ग्रुपिंग की हुई है नंबर्स की। और एक बात और, सबसे पहली बात ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। दूसरी बात कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, कॉमा डाल करके लिखे गए हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते लिखने से मतलब है कि आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, 11 के बाद क्या आएगा, आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान बात है ये, कि इसमें आप नंबर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, करेक्ट है। इसमें भी सेम है, दूसरा ग्रुप ऑफ नंबर जो है बच्चों, दूसरा जो ये ग्रुप है, इसमें भी वही बात है कि नंबर्स जो लिखे गए हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है, उसमें एक रूल फॉलो करते हुए नंबर्स को लिखे गए हैं। तीसरे में भी सेम है, चौथे में भी सेम है, पांचवें में भी सेम है। 2-3 बातें हैं इसमें।
तो ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर जिनको टर्म्स कहा जाता है, जैसे ये 2, इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हो? 5 को क्या बोलते हो आप? सेकेंड टर्म। 8 को क्या बोलते हो? थर्ड टर्म। ठीक है। और 35 को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। तो हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है ये। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यस सर। यस सर, आ रहा है समझ। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि मुझे लगता है कि इसमें जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स का मतलब है कि जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। क्या क्या वर्ड यूज किया है अब तक पता है? ग्रुप। मैंने क्या यूज किया? सबसे पहला वर्ड जो मैंने यूज किया है वो है ग्रुप। ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ग्रुप ऑफ नंबर की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होता है ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है। इन सबको हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लास्ट में जो लिखा होता है उसको लास्ट टर्म कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है बच्चों, जैसे 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 13 हो गया, और ये लिख दिया मैंने अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो अब इसमें ये n टर्म्स है, मतलब समझ गए होंगे कि ये कहीं तक हो सकता है, n टर्म्स कहीं तक भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, n टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जिसको ये समझ में आ गया वो, उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है, फिर कुछ समझाने लायक इसमें बचता नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या वर्ड यूज किया? ग्रुप ऑफ नंबर्स। फिर हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, ये सारे वर्ड यूज कर लिए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो इसके अंदर जो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं, ये जो मेंबर्स हैं इनके, वो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जिनके मेंबर्स, जिनके टर्म्स एक रूल को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं, उस ग्रुप को, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। या सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कह सकते हैं उसको, सीक्वेंस कहते हैं। अब ये समझ में आया सीक्वेंस किसको कहते हैं? सीक्वेंस का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स या पैटर्न ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो सर्टेन रूल। ठीक है। ग्रुप ऑफ नंबर को हम इस तरीके से, देखो सीक्वेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स which is written on the basis of a certain rule। ये होता है बच्चों आपका सीक्वेंस का डेफिनेशन। प्रोग्रेशन जो है वो एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस जो है वो दुनिया में ऐसे, आप इमेजिन करो इसमें क्या किया गया है? 3 ऐड करके लिखा गया है। आप देख सकते हो पहला जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है बच्चों, 2, 5, 8, 11, 13, ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है 14, ये सब कैसे लिखे गए हैं? इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, सेकेंड टर्म में 3 ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, और मतलब 3 ऐड कर करके टर्म्स लिखे गए हैं। आप समझ सकते हो। तो ये एक सीक्वेंस है। रूल फॉलो क्या हो रहा है कि 3 ऐड हो रहा है, प्रीवियस टर्म में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। दूसरा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसमें अगर हम देखें तो ये नंबर जो है वो पहले वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा। ये भी रूल फॉलो हो रहा है इस तरीके से। फिर तीसरे की बात करें तो इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है 1/2, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 कम है, देख सकते हो, है ना। फर्स्ट टर्म में 1/2, फिर 2/3, इस तरीके से। और फिर इसमें जो फोर्थ वाला है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, अगला क्या आएगा 2, 3, 5, 7 के बाद? 11 11 आएगा। 11 क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का है। प्राइम नंबर का है, ये प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स का है। ये सीक्वेंस में नहीं आता है क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता है, इसको लिखने का तरीका नहीं होता है। जैसे इसको आप जनरल फार्मूला से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले, दूसरे, तीसरे को एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चौथे को भी, सॉरी 5वें को भी, लेकिन तीसरे चौथे के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सीक्वेंस में काउंट नहीं किया जाता है। सर an is equals to a plus n minus 1 of d। मैं तो कुछ ना सर, पर ये भी तो एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। रूल है कि प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर के लिए फार्मूला नहीं है ना। फार्मूला बताओ कि क्या होगा। जैसे मैं इसके लिए फार्मूला बता सकता हूँ। सर जैसे सेकंड वाले के लिए क्या फार्मूला होगा? जो डबल है सर, n स्क्वायर,
सेकंड नहीं, थर्ड थर्ड। हाँ सर, थर्ड वाले सेकंड के लिए। हाँ सेकंड के लिए n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है फार्मूला, ये देखो ना n स्क्वायर है, n की जगह पे 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा। थर्ड के लिए भी फार्मूला है, थर्ड के लिए है n/n+1, n की जगह 1 रखो पहला टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 रखो दूसरा टर्म मिल जाएगा। रख के देखो, n की जगह पे 3 रखो तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। हाँ, 2 3 5 फिफ्थ वाले के लिए तो n³ होगा। बिल्कुल, इसके लिए n³ है फार्मूला। तो इस तरीके से तो प्रोग्रेशन क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस की दुनिया बहुत बड़ी है, सीक्वेंस की दुनिया बहुत बड़ी है। सीक्वेंस हजारों लाखों टाइप के होते हैं। जो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो स्कूल के बाद जो पढ़ाई होती है, कॉलेज की पढ़ाई और उसके बाद रिसर्च वगैरह, तो उसमें सीक्वेंस की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस सीक्वेंस में से छोटा सा पार्ट देखो, अब सबके सब सीक्वेंस है। मैंने यहाँ 5 ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, 4 ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं सीक्वेंस के लिए। ऐसे तो मैं करोड़ों एग्जांपल्स बना सकता हूं, ठीक है। उनमें से करोड़ों में से एक एग्जांपल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर कह सकते हो कि रियल नंबर में क्या क्या आता है, रैशनल आता है, इरैशनल आता है, फिर रैशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं, नॉन इंटीजर्स आते हैं, फिर उसके अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उसके अंदर इवन, ऑड, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, क्या क्या आते हैं। तो वैसे ही रियल नंबर की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं उसमें इंटीजर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं जनरली। वैसे ही सीक्वेंस की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग उसमें से खाली एक छोटा सा पार्ट जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हम लोग सीखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सीखेंगे, लेकिन एक दो चीजें और टर्म यहाँ पर एक दो टर्म्स और चीजों को डिफाइन कर देते हैं। वो ये कि ये अगर बात करें, मैं डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया गया है, जैसे चौथे वाले में देखो डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाइड नहीं होते हैं बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाइड नहीं हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे नंबर ऑफ डॉट डॉट डाल के आपने छोड़ दिया, ठीक है, डॉट 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 डाल के छोड़ दिया आपने, 3 बार डॉट डाल दिया आपने इस तरीके से, जैसे देखो 2, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 6, फिर उसके बाद 10 और फिर डॉट डॉट डॉट। 3 बार होता है, मिनिमम 3 बार होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 3 बार मैंने डॉट डाल दिया, 4 बार भी डाल सकता हूं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कह सकते हो आप। अच्छा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 3 फिर उसके बाद 8 फिर 13 और फिर अप टू जो है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 10 टर्म्स तक लेना है या 10,000 टर्म्स लेना है, तो ये कहलाता है फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाइड है, ठीक है। जैसे देखो इसमें 1 2 3 से लेकर के मैंने लिख दिया यहां पर ये 1 2 से लेकर के, ये तुम्हें गिनती करना आता हो तो गिन लो भाई, ये क्या लिखा है मैंने, 1 2 3 से लेकर के 1 पे कितने जीरोस हैं, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है या फाइनाइट एपी है, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एंड वाला टर्म, आखिरी टर्म अगर हमें पता है, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें वो हमें पता है, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है, और नहीं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस। हाँ, तो ये चीजें बस जानना है, बस खाली आपको, कहीं यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। और अब हम लोग सीक्वेंस वर्ड यूज करना थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया सीक्वेंस, भाई ठीक है, अच्छी बात है, सीक्वेंस से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ सीक्वेंस है वो, ठीक है, जिसमें चीजें, नंबर जो है वो प्रोग्रेस करती हैं इन जनरल। प्रोग्रेस का मतलब समझते हो ना, प्रोग्रेस 2 तरीके का होता है। प्रोग्रेस एक तो होता है बढ़ते जाना या घटते जाना, है ना। मान लो कि कोई आदमी, मान लो 200 किलो का उसका वेट है, ठीक है, अगर उसका वेट हर एक महीने 2-2 किलो कम होता जा रहा है तो वो प्रोग्रेस कर रहा है अपने हिसाब से, है ना। और कोई आदमी मान लो कि 100 किलो का है और हर एक महीने वो 2-2 किलो का वेट गेन करता जा रहा है, तो वो एक्चुअली में लॉस कर रहा है, मतलब वो क्या कहना चाहिए, वो नीचे जा रहा है एक तरह से अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि उस सेंस में हम देखें तो उसका गोल वो नहीं है। तो वैसे ही प्रोग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे ये अगर बात करें, देखो मैं इसको पहले डिलीट करने दो सर। हाँ सर, इंक्रीज और डिक्रीज प्लस माइनस से ही होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी होगा प्रोग्रेशन में? नहीं, प्रोग्रेशन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन भी कई तरह के होते हैं, 3 तरह के प्रोग्रेशन होते हैं इन जनरल, 2 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज जो होती है वो लीनियर होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लीनियर होता है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उसमें, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, देख पा रहे हो आप ये इस तरीके से, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट सीक्वेंस हैं। ये दोनों के दोनों क्यों इनफाइनाइट सीक्वेंस है, आप समझ ही गए होंगे क्यों इनफाइनाइट सीक्वेंस कह रहा हूं मैं।
ठीक है, Yes, sir. जो कि नॉर्मल डाल के छोड़ दिया गया है। नंबर ऑफ टर्म्स, एंड वाला टर्म स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बेटा बेटा माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एंड वाला टर्म स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और दूसरी बात, ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रहा है। देखो 5 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, है ना, फिर 5 ऐड हुआ, इस तरीके से। इसमें देखें तो 2 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ, 2 कम होता जा रहा है सेकंड वाले में, और पहले वाले में 5 बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से, विद कांस्टेंट रेट, काइंड ऑफ कांस्टेंट रेट, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये बात, हाँ सर जो आपने बनाया सीक्वेंस की सर, वो उसका स्क्वायर नंबर्स का 1 4 9, सर इसमें तो हम कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते, तो फिर सर ये कैसे हो जाएगा? ये प्रोग्रेशन है? नहीं, वो सर ये सीक्वेंस, डबल एपी है। वो सीक्वेंस है 1 4 9। ये क्या है? ये क्या है? सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है जिसका फार्मूला है n², ठीक है, जिसका जनरल टर्म है n²। इसको हम लोग अभी बात करेंगे जनरल टर्म की। इसको जनरल टर्म या nth टर्म कहते हैं। तो वो n² है। n की जगह पे 1 पुट करने पे 1 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करने पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये कोई, मैंने आपको ये थोड़ी कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। मैंने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने इसको सीक्वेंस कहा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, या इनफैक्ट सिंपली प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या, अब कंफ्यूज मत हो। सीक्वेंस का मतलब एक लाइन में समझो। सीक्वेंस का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि एक रूल को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। और साथ ही साथ एक बात और, कि वो जो नंबर्स हैं उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसमें टर्म्स जो होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक रूल को फॉलो करते हुए लिखे गए होते हैं। और वो जो रूल है, वो रूल मैथमेटिकली एक फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। इनफैक्ट n के टर्म में लिखा जा सके, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, यस सर। अब हम बात Yes, करते हैं sir. प्रोग्रेशन की। तो अब सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, है ना। सीक्वेंस तो हजारों टाइप के, लाखों करोड़ों टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। कभी उसमें ऐड करके नंबर्स लिखे जा सकते हैं, जैसे देखो ये भी सीक्वेंस है। कभी मल्टीप्लाई करके, कभी डिवाइड करके, कभी स्क्वायर करके, कभी स्क्वायर करके और ऐड करके, कभी स्क्वायर करके माइनस करके, कभी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि देखो, अब मैं बात करूं तुम्हें कि n फैक्टोरियल माइनस n, ठीक है। अब तुम सोचो कि 1 रख दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस 2, तो 0 ही आ जाएगा। फिर 3 फैक्टोरियल रखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, 3 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल रखोगे तो 24 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 रखोगे 120 माइनस 5 115 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये आ गया तुम्हारा सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का मैं तुम्हें गेस करने के लिए कहूं कि भाई बताओ कि 115 के आगे क्या आएगा, और ये फार्मूला ना दिया होता मैंने, तो तुम कर पाते इसको? नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला है यहाँ, हाँ, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग टर्म्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, टर्म्स निकालते जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि इस सीक्वेंस का जो टर्म है, that is those terms are governed by this mathematical expression. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन n फैक्टोरियल माइनस n से गवर्न हो रहा है इसके टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ये सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस की दुनिया बहुत बड़ी है। सीक्वेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, करोड़ों टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। हमें उस करोड़ों में से एक छोटी सी चीज के बारे में स्टडी करना है, जो है प्रोग्रेशन। और उस प्रोग्रेशन में भी छोटी सी चीज नहीं, इनफैक्ट प्रोग्रेशन में एक चीज जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसके बारे में जानना है। तो प्रोग्रेशन का मतलब एक सीक्वेंस जिसमें टर्म्स जो हैं वो लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। लीनियरली से मतलब ये है कि या तो उसमें टर्म्स में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नया टर्म मिलता जाता है। समझ में आया? नया टर्म जो मिलेगा वो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा, ठीक है जी। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि सीक्वेंस जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसमें टर्म्स जो होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स, दोज आर गवर्न्ड बाय अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट है। प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, जो भी होगा, वो या तो लीनियरली इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसमें कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके थर्ड टर्म मिलेगा,
थर्ड टर्म में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फोर्थ टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये है इसकी कहानी, इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों जनरल टर्म की। ठीक है, जनरल टर्म की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन की डेफिनेशन सेम होगी? प्रोग्रेशन बताया ना भी क्या होता है। प्रोग्रेशन बताया ना भी क्या होता है। क्या होता है प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? आपने बताया कि प्रोग्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और डिक्रीज लीनियरली। वेरी गुड। तो प्रोग्रेशन में अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अभी हम डिफाइन करेंगे। वेट फॉर अ मिनट। Sir, progression is a kind of sequence. Whose terms increase or decrease at constant rate. Decrease at हाँ, अभी डिफाइन कर देंगे ना उसको तो सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने सीक्वेंस का आइडिया देकर के मुझे लगता है गलती कर दी। सीक्वेंस नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सीधा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना चाहिए। Okay. देखो बेटा, ध्यान से देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक चीज और भी देखते हैं हम लोग, कि जैसे हम देखें ये ग्रुप ऑफ नंबर्स मैं लिख रहा हूं। कंसीडर ग्रुप ऑफ नंबर्स A1, A2, A3, A4। ये कोई नंबर्स हैं बेटा, कोई नंबर होंगे, आप इसकी जगह पे नंबर चाहो तो रख सकते हो AN। तो इसमें ये A1 को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है फर्स्ट टर्म। A1 लिख दो, चाहे फर्स्ट टर्म लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, ये तीनों ही वैलिड है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, मतलब FIRSTTERM है ना, या उसको फर्स्ट को आप ये 1ST लिख दिया और TERM लिख दिया। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म। और ये जो AN लिखा हुआ है इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, आखिरी टर्म, या नहीं तो nth टर्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? nth टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। an को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, nth टर्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल टर्म। जनरल टर्म से मतलब ये है कि ये जो टर्म है जनरल टर्म है, और इसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म जनरली क्या देता है आपको? एक फार्मूला होता है। जनरल टर्म के लिए एक फार्मूला होता है सीक्वेंस में, जिसके हेल्प से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले ये समझो कि फर्स्ट टर्म A1, A2 को सेकंड टर्म बोलते हैं। लिखने के ये तरीके होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। कभी अगर मैं ऐसे फर्स्ट टर्म लिख दूं, कभी मैं 1ST टर्म लिख दूं, कभी A1 लिख दूं, तो आप कंफ्यूज मत होना। A1 मतलब समझ जाना फर्स्ट टर्म कह रहा है, FIRSTTERM लिखूं तो भी समझ जाना फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, और AN का मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म या जनरल टर्म। आई होप समझ में आया होगा। ये जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। किसी भी सीक्वेंस का ना, फॉर एनी सीक्वेंस, अभी हम लोग सीक्वेंस पे ही अटके हुए हैं, अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंचे नहीं है। फॉर एनी सीक्वेंस जनरल टर्म is a mathematical expression with which we can determine any term of the sequence। ये मैंने लिख दिया। अब तुम लोगों को अभी लेट आता होगा, स्क्रीन पे दिखता लेट होगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है। मैं बोल रहा हूँ वो सुन तो पा रहे होगे, लेकिन दिखने में थोड़ा टाइम लगता होगा। यस सर, लेटेंसी आती है। नहीं सर, सेम टाइम दोनों दिख रहे, साथ में दिख रहे। दिख रही है मतलब मैं अभी जो मैं लिख रहा हूँ अभी सब कुछ क्लियर है? यस सर। हाँ अभी क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। और 1-2 सेकंड बाद में आती है। यस सर, क्लियर है।
जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, एग्जांपल के लिए देखो, मान लो कि कोई एक सीक्वेंस है, इसका जनरल टर्म 2n² - 1 है। ये एपी मत जाना, अभी हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ये एपी क्लियरली एपी नहीं है, एपी कब होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि पहला टर्म और 10वें टर्म का सम क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। जनरल टर्म जो है उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और जनरल टर्म जो है एक तरह से चाबी है, की, जिसके हेल्प से आप कोई भी टर्म उस सीक्वेंस का फाइंड कर सकते हो। पहला टर्म, 10वां टर्म, 50वां टर्म, n की जगह पे आपको खाली 1 रखना है तो पहला टर्म आ जाएगा। n की जगह पे आपको 10 रखोगे तो 10वां टर्म मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये कि आपको जनरल टर्म अगर दे दिया गया है तो आपको की दे दी गई है, मतलब की के हेल्प से आप सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, पूरा दरवाजा खोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर a1, जैसे an अगर 2n² - 1 लिखा हुआ है बेटा, तो a1 कैसे निकले? a1 + a10 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये समझो कि a1 है क्या। a1 का मतलब पहला टर्म, और ये a1 निकलेगा कैसे? n की जगह पे 1 पुट करके दोनों साइड में। और इस इक्वेशन में या इस रिलेशन में अगर हम बेटा एक n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो दोनों साइड में n की जगह 1 पुट करना होता है। आपको पता है ना, ये दोनों साइड में n पुट करना पड़ेगा, n की जगह पे 1। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। 1, ठीक है। और a10 का मतलब क्या हुआ? a10 का मतलब क्या हुआ? 10वां टर्म, 10वां टर्म इस सीक्वेंस। हाँ, तो कैसे निकलेगा? ये आ जाएगा 10² - 1। तो ये कितना होगा बच्चों? देखो तो 100 और 2, 199 सर 199। तो समझ में आया ये कितना सिंपल है? ये आई होप समझ में आ गया होगा ये। ये भी फॉर्मूला है? नहीं, देखो ये सीक्वेंस मैंने कहा ना, करोड़ों टाइप के सीक्वेंस आ सकते हैं। तुम अभी के अभी 1 मिनट के अंदर तुम भी सीक्वेंस बना सकती हो, अपने नाम का सीक्वेंस। ठीक है, देखो तो तुम अपने नाम का सीक्वेंस बनाओ जिसका नाम है 80। ठीक है, 80 सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस का फार्मूला है ये, मतलब उसका जनरल टर्म है t + 1/t + t - 3। I'm sorry, t - 3 लिखना सही नहीं होगा, t + 1/t + 3 कर दो, है ना। इस तरीके से तुम्हारा सीक्वेंस हो गया, तुम्हारे नाम का सीक्वेंस हो गया। अब तुम इसमें t की जगह पे 1 पुट करोगे तो तुम्हें इस सीक्वेंस का पहला टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा पहला टर्म भाई बताओ कोई? 1/2 टर्म मिल जाएगा। ठीक है, 3/5 1/2 3 रख दो तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई बताओ? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ये किस तरीके से लिखा गया है? 2/3। हाँ, तो ये 2/3 ये कोई एपी नहीं है। हाँ सर 2/3 होगा। ओ 4/6 होगा, 4/6 होगा तो 2/3 हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से तो समझ सकते हो ना, ये सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पर मेरा बताना ये पर्पस नहीं था। बेसिकली हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अभी आएंगे, 5 मिनट में आएंगे। पहले ये समझो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल टर्म जो है सीक्वेंस का, कह सकते हैं सीक्वेंस की आत्मा है, सीक्वेंस की आत्मा है या माँ है। ठीक है, मतलब उसमें अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10वां टर्म मिल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मतलब जनरल क्या बोला, क्या पूछा? जैसे कि A1 और A10 और A2 वही जनरल टर्म हो गए ना। A1 A2 और A10 ही जनरल टर्म हो गए ना। A10 फिर से बोलो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। सर A1, A10 और A2 में जनरल है ना? नहीं बेटा, जनरल टर्म ये है, ये जो बॉक्स बना हुआ है an, ये जनरल टर्म का मतलब, ये जनरल का मतलब क्या होता है? सब चीजों का जनरल का मतलब क्या होता है भाई? जनरल का मतलब होता है कि जनरल नॉलेज का मतलब क्या? सब कुछ। ठीक है, सब कुछ का मतलब क्या? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सब कुछ। तो सब कुछ कौन है? सब कुछ ये है, देखो ये an जो होता है ना, n में फार्मूला लिखा होता है, an = 2n² - 1, उसको हम जनरल टर्म कहते हैं। और ये जनरल टर्म अपने आप में सभी टर्म्स को समेटे हुआ है। समझो इस चीज को, कह सकते हो तुम कि ये जो है ना, एक पूरा यूनिवर्स है। मतलब इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, n की जगह 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। सर जनरल टर्म तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है।
एग्जैक्टली जनरल टर्म का मतलब ये हुआ कि उसके हेल्प से आप, ये है आपका जनरल टर्म an जो 2n स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, यही जनरल टर्म है। ये मैंने एक सीक्वेंस लिया हुआ है, ऐसे करोड़ों सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अगर सीक्वेंस ये है an जिसका जनरल टर्म 2n स्क्वायर माइनस 1 है, तो उसका पहला टर्म 1 होगा, 10वां टर्म 199 होगा, दूसरा भी निकाल सकते हो, तीसरा टर्म भी निकाल सकते हो, चौथा टर्म भी निकाल सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना था, जो आपको समझना था, वो ये कि जनरल टर्म जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, 2n स्क्वायर माइनस 1 है इस केस में, जिसके हेल्प से हम किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। अब हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जैसा हम लोगों ने सीक्वेंस तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन को मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब कुछ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से अगर कोई दूसरा टर्म आता है, मतलब ये पहले टर्म में हम कुछ ऐड कर दें तो दूसरा टर्म आ जाए, दूसरे टर्म में सेम नंबर ऐड कर दें तो तीसरा आ जाए, इस तरीके से, तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो फर्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, है ना, फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया, एंड कंसीडर अ नंबर डी, कंसीडर अ नंबर डी। और डी को कंसीडर हमने किया तो है, लेकिन एक ध्यान से देखने वाली बात है कि ये डी को हम यूज करेंगे, अब कंसीडर भी कर लिया, अब यूज भी करेंगे। कैसे यूज करेंगे? ए में डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी मिलेगा, फिर ए प्लस डी में डी ऐड 2d मिल जाएगा, a प्लस डी में d ऐड कर देंगे तो क्या क्या बन जाएगा बच्चों? a प्लस 2d बन जाएगा। फिर इस a प्लस 2d में, जो कि एक्चुअली में थर्ड टर्म है, ये क्या है बेटा? ये है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है आपका सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? फोर्थ टर्म। देख पा रहे हो आप इस तरीके से? यस सर। तो ये हाँ, ये जो आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आया, ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आया, ये आपके पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आ रहा है, जिसका पहला टर्म जिसका ए है, माइक बंद कर लो प्लीज, जिसका पहला टर्म क्या है बच्चों? ए। ठीक है, और उसमें हमने एक कांस्टेंट, एक नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमें a प्लस डी मिल जाएगा, सेकंड टर्म में वही d ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d मिल जाएगा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, जिसमें कि पहला टर्म हम कहते हैं फिक्स है, पहला टर्म हम क्या बोलते हैं? फिक्स है। कुछ तो लेना पड़ेगा ना स्टार्ट, भाई कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें, तो हमने a से स्टार्ट कर दिया। आपका मन है तो अब b से स्टार्ट करो, किसी का मन है तो x से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन जहां से करे वहां से स्टार्ट करो, लेकिन कहीं पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना। आपका मन है 2 से स्टार्ट करते हैं, कर लो, ठीक है, आपका मन है 12 से स्टार्ट करते हैं, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद अगला टर्म लाने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक रियल नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? आपको एक फर्स्ट टर्म में एक रियल नंबर ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट रियल नंबर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरैशनल, जीरो, इट्स एनीथिंग। ठीक है, जो नंबर आपको ऐड करना है, दैट नंबर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग, एनी रियल नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, सेम नंबर आप सेकेंड टर्म में ऐड कर दोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह के नंबर को, आई होप समझ में आया होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यस सर। अब फॉर्मल, यस सर। अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो एनसीईआरटी में जो लिखा होता है वो परफेक्ट एक सेंटेंस यूज। सर योर वॉइस इज लो। अच्छा, वो कभी कभी माइक नीचे चला जाता है ना, उसकी वजह से वॉइस जो है लो हो जाता है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का फैन हूं मैं, और एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज करते हैं बहुत ही सोच समझ के यूज करते हैं, तो इसीलिए मुझे इसका डेफिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed real number to the preceding term except the first term.
वेरी गुड। मतलब पहला टर्म तो भाई आप फिक्स कर लो, पहला टर्म आपका मन है तो पहला टर्म आप x ले लो। अब एक रियल नंबर इसमें ऐड करो x में। क्या ऐड करें भाई, कौन सा रियल नंबर आपको ऐड करने का मन कर रहा है? y, तो लो भाई y ऐड कर दिया, सेकेंड नंबर आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, सेकेंड टर्म। ठीक है, और ये क्या था बच्चों मेरे, ये था आपका फर्स्ट टर्म। अब जो नंबर आपने फर्स्ट में ऐड किया था, क्या ऐड किया था, y, वही आप सेकंड में भी ऐड कर दो तो आपको तीसरा टर्म मिल जाएगा। यही डेफिनेशन है एपी का। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में थोड़ी ना ऐड करना है, फर्स्ट टर्म तो हमें डिसाइड करना है, फर्स्ट टर्म तो हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म से पहले नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करना है हमें। फर्स्ट प्रीसीडिंग टर्म से, इससे फर्स्ट टर्म ही जब ये है तो उसका प्रीसीडिंग क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो नॉनसेंस है वो। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, फर्स्ट टर्म से पहले क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मानो जनरल टर्म मैंने ये लिख दिया n+1 / n+2 ऐसे लिख दिया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं a0 ले लेते हैं। भाई 0th टर्म कुछ होता है क्या? कहीं पर भी लिस्ट ऑफ नंबर जब आएगा, सीक्वेंस आएगा, उसमें 01 टर्म कोई होता है क्या? 01 टर्म, 0th टर्म या -1th टर्म, -2th टर्म, ऐसा कुछ नेगेटिव भी तो नहीं हो सकता। हाँ, नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने स्टार्ट यहां से किया, तो तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो तुमने ये फिक्स कर दिया कि 2 इसका पहला टर्म है, 3 उसका दूसरा टर्म है, 4 उसका तीसरा टर्म है ना। 0th टर्म कुछ होता नहीं है। 0 अगर मान लो मैंने यहां लिख भी दिया तो 0 पहला टर्म हो जाएगा, 2 दूसरा टर्म हो जाएगा, 3 तीसरा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर a0 का कोई सेंस नहीं बनता है, और साथ ही साथ a-1 n की जगह पे -1 रखने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो आई होप ये क्लियर है। ये मतलब फर्स्ट टर्म से पहले कुछ नहीं आएगा। हाँ सर, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होगा? ओह, वो तो उसका टाइप है ना। हाँ बिल्कुल, नंबर प्रोग्रेशन का टाइप है, प्रोग्रेशन 3 टाइप के हो रियल सकते हैं, नंबर में, अरिथमेटिक रियल प्रोग्रेशन, नंबर में ज्योमेट्रिक और प्रोग्रेशन। रैशनल में क्या डिफरेंस है? तुम पूछ रहे हो रियल नंबर और रैशनल में क्या डिफरेंस है? भाई रियल नंबर बहुत बड़ा एक तो सेट उसका है, पार्ट है, उसका एक पार्ट है ये रैशनल नंबर। तो प्रोग्रेशन जो होते हैं वो कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। प्रोग्रेशन जनरली अगर हम देखें तो ये स्कूल लेवल पे जो सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट, ट्रायंगुलर प्रोग्रेशन भी। ठीक है, छोटा सा प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि सीक्वेंस की दुनिया बहुत बड़ी है, सीक्वेंस कई तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें से एक प्रोग्रेशन होता है। सीक्वेंस के छोटे पार्ट को हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में कई तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब वो भी हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, कन्वर्जिंग सीक्वेंस, डाइवर्जिंग सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और प्रोग्रेशन में भी कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, ये आता है। तो इसमें से हम ये कर रहे हैं बस। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक नहीं हुआ इससे? ज्योमेट्री भी करेंगे, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत कर लेंगे। 11th का है। हाँ, बेसिक पार्ट करेंगे। तो ठीक है जी, फिर देखो। हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर वैसे डाइवर्जेंस सीरीज का इन्फिनिटी सम क्यों नहीं होता? सर कॉलेज सर में मतलब कुछ इतने फाइनाइट सारे सम क्यों नहीं होता सीक्वेंस उनका? पढ़ा। डाइवर्जेंट सीरीज ही कहते हैं। अब ये बताओ, जो है किसी को कोविड हो गया तो वो बीमार क्यों है? अरे भाई वो बीमार कोविड हो गया तो उसको बीमारी तो होगी ना। डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है कि जिसका सम जो है ना वो डाइवर्स कर रहा है, यूं इस तरीके से। सर लेकिन सर उसका पार्शियल सम तो गिवन होता है। पार्शियल सम देने से क्या हो जाएगा? तुम्हें डाइवर्जेंट का मतलब पता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं? यस सर। बोलो किसको कहते हैं? डेफिनेशन बताओ उसका। डाइवर्जेंट का नाम से ही क्लियर है कि डाइवर्ज हो रहा है, उसका सम जो है कहीं और की तरफ घूम रहा है, वो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट का कैसे सम निकलेगा? डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है कि अगर ये सम यहाँ पर आना चाहिए तो यहाँ पर नहीं आकर के उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं पर और जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। एज सिंपल एज दैट। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट पूछ रहा था कोई? फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सर हम ऐसा कह सकते हैं ना कि n in an AP is always a natural number. ओ माय गॉड, कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन है।
एपी जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, बहुत सारे नंबर्स को जब हम ये कॉमा डाल डाल के लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं एपी। ठीक है, तो तुम ये कहोगे कि ये रियल नंबर है, दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये कलेक्शन है रियल नंबर का, जो लिस्ट है रियल नंबर्स का, तो उसको एपी कहा जाता है। ठीक है, या यूं कह नो सकते हैं सर, मैं ये नहीं एपी। पूछ रहा। No, तो मैं ये पूछ रहा था कि एन को हम वो नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं ना, एन जो होता है वैल्यू एपी में, सर तो ये एन एन वो वाला एन कह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, गुड वो गुड, हमेशा हाँ एन नेचुरल ही जो होंगे या है, फिर पॉजिटिव इंटीजर। एग्जैक्टली एन इज नेचुरल नंबर, नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल सही बात। एन जो है वो नेचुरल नंबर ही होता है उसमें, ए एन में जो एन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो लास्ट एक सेकंड, डेफिनेशन पे हम लोग थे बेटा, डेफिनेशन पे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उस पे आते हैं। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड रिमेंबर दैट इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मतलब ये कि अगर आपको फर्स्ट टर्म, तो पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म जो आपको अच्छा लगे। जैसे आपको लगता है कि फर्स्ट टर्म 1 लेना है मुझे, तो 1 ले लो। ठीक है, इसमें आपको फिक्स नंबर जो है जिसमें आप ऐड कर करके आप एपी बनाओगे, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मतलब आप पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, तो पॉजिटिव नंबर चलो 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, इस तरीके से ये एक एपी बन गया। चलो अब करते हैं हम 3 नहीं लेकर के हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मतलब इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको बेटा कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? कुछ बच्चों को, मेरे ख्याल से 99% बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बट मेरे लिए 1% वाला बच्चा भी कंसर्न है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ कॉमन डिफरेंस का मतलब, अभी जैसे हमने एपी बनाया था ना कि एक फिक्स नंबर ऐड कर करके दूसरा नंबर, तीसरा टर्म, चौथा टर्म ये निकालते जा रहे थे, तो ये फिक्स नंबर जो ऐड, हाँ जिसको डी हमने कहा था, तो यही बेटा हमारा क्या है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, इसको ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम सीडी बोलते हैं, सीडी, या फिर इसको शॉर्टकट में डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे, बट आपको अभी बता रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस एपी का नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो फर्स्ट टर्म मैंने 1 ले लिया, अब इसमें ना मैं जो ऐड करने जा रहा हूं नंबर, वो पॉजिटिव नंबर नहीं लूंगा, मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, -4 इसमें ऐड कर देते हैं। तो -4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -3। इसमें इस सेकेंड टर्म में -4 ऐड कर देंगे, क्या आएगा? -7, फिर -11, देख पा रहे हो, ये एक एपी बन गया, ये भी एपी है, ये भी एपी है कि नहीं? इसमें भी हम ऐड करते क्या जा रहे हैं? -4 ऐड करते जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट टर्म मैंने 1 ले लिया, अब मेरा मन कर रहा है, मैं आलसी हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं ऐड करना है भाई, 0 ऐड करना है। ये भी एपी है, ये भी एपी है, हालांकि देखा जाए तो ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है ये अटका हुआ है 1 1 1 1 1, बट स्टिल इट इज एपी, डेफिनेशन ऑफ, हाँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एपी ही है, वैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बट स्टिल इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप पहले तो फर्स्ट टर्म को कर लो फिक्स, कुछ ले लो अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे, हालांकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां आपको दिया होगा सिचुएशन, उसके हिसाब से आप डील करोगे चीजों को। लेकिन एपी हमें अगर फ्रेम करना है, हमें अगर एपी, एक नया एपी जनरेट करना है, अगर हमें एक नया एपी बनाने के लिए कह दे भाई तुम एपी बनाओ, तो उसके लिए हमें दो चीजें मस्ट होनी चाहिए, दो चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए, मस्ट है वो, एंड दोज आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो नंबर जिसको ऐड कर करके पहला दूसरा, सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म्स निकालते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे हम कोई भी एपी बना सकते हैं। मतलब आपसे मैं कहूं अगर कि भाई फर्स्ट टर्म अगर 1 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 4 है, एपी बना के बताओ, तो लो भाई बन गया। क्या बनेगा भाई? बन गया, आसान है। यस सर, हाँ, तो आप Yes. समझ, यस सर, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यस सर। हाँ। यस सर। अब यस हम सर, बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी की। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी की बात करते हैं। तो एक एक सेंटेंस में बेटा लिखने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है,
For an AP, its first term and common difference are two most important values, and with these two values we can generate AP. ठीक है, तो जैसे कि let A and D are first term and common difference. Common difference को शॉर्टकट में CD लिखने जा रहा हूं मैं, common difference respectively. Then the AP will be, AP क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हो क्या होगा बच्चों. फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस D. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D. ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है. चौथा टर्म है तो क्या है A प्लस 3D. पांचवा टर्म क्या होगा A plus 4D. छठा टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म A plus 5D. वेरी गुड वेरी गुड. तो nth टर्म क्या होगा A plus A plus and D. N minus 1 into D. A प्लस एन डी. जनरली बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे, एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो A प्लस एन डी बोल देते हैं. A प्लस एन डी नहीं बोल सकते हो तुमने, इसलिए बोला मैंने. देखो तीसरा है तो A प्लस 2D है, तीसरा टर्म है तो A प्लस 2D है, एक कम. तीसरे में 2D आ रहा है, चौथे टर्म में A प्लस 3D आ रहा है ना, पांचवें टर्म के लिए 4D आ रहा है. तो ऐसे ही जो nth टर्म होगा, nवां टर्म होगा, nवां टर्म, उसके लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू D आएगा. है कि नहीं, समझ में आया ये? Yes sir. ये कई बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कई बच्चों को, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है इसमें. मेरे ख्याल से सिंपल है कि आपको सेकेंड टर्म A प्लस 1D है, थर्ड में A प्लस 2D है, फोर्थ में A प्लस 3D है, तो n जो nth टर्म होगा वो A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा. और बेटा यही आपका जनरल टर्म है AP का, जिस AP का फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D है. तो हम यहां से कह सकते हैं जनरल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एपी के लिए. एपी के लिए कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंस का जो कह सकते हैं कि पैराडाइम है ना, वो भी शिफ्ट होता रहता है. हमारे लिए अभी तक डेफिनेशन जब हम डिफाइन कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब हम ये समझ लिया हमने, तो अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हमारे लिए जनरल टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो ऐसा होता है ना जनरली बच्चे के लिए, सबसे छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साइकिल चलाना, है ना. 2 साल 3 साल साइकिल चलाना इंपॉर्टेंट होता है. जब 15-16 साल का हो जाता है तब उसके लिए साइकिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. तो वैसे ही है कि हमने जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सीख लिया, तब हमारे लिए जनरल टर्म जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जनरल टर्म ऑफ एपी जो है यहाँ पर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है, या इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, जनरल टर्म भी कहते हैं इसको. ये आपका आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये उस एपी का जनरल टर्म है या nth टर्म है ना. जनरल टर्म या nth टर्म भी कह सकते हैं बेटा इसको, nth टर्म भी कह सकते हो आप इसको, nth टर्म ऑफ एपी, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं an से, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि ये क्या लिख दिया भाई, ये a क्या है n क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है. तो मेरी बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना बस 1 मिनट के लिए. मैं आपको ये एक सीक्वेंस लिख के दिखा रहा हूं, प्रोग्रेशन लिख के दिखा रहा हूं. इनफैक्ट ये जो दो मैंने प्रोग्रेशंस लिखे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये दोनों अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं. यस सर. बिल्कुल सही बात. दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है. दोनों का फर्स्ट टर्म, हाँ, कॉमन डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता है. फर्स्ट टर्म अगर अलग अलग हो गया ना, तो इसका मतलब वो अलग अलग हो जाएगा. ठीक है, दोनों एपी अलग अलग हो जाएंगे. कॉमन डिफरेंस सेम भी होता तो भी अलग अलग होता है ना. कॉमन डिफरेंस मैं इसका 2 ले लूं तो भी अलग होता है, जैसे 2 4 6 ले लें इस तरीके से, तब भी ये दोनों एपीज जो है बेटा, ये दोनों एपीज आपके डिफरेंट एपीज ही हैं. तो अब मेरी बात सुनना 1 मिनट के लिए ध्यान से. 1 3 5 7 9 ये अलग एपी है, 2 6 10 ये सब अलग एपी है, 2 4 6 जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अलग एपी है. मैं इस एपी को एक नाम देना चाहता हूं. जैसे पॉलिनोमियल को नाम देते थे ना, वैसे ही इसको भी एक नाम दे देते हैं, नामकरण करते हैं इसका, यज्ञोपवीत संस्कार. ठीक है, इसका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने में इसका मैं नाम लिख रहा हूं ए, इसका मैंने नाम दे दिया टी, इसका नाम दे दिया मैंने पी.
मेरी मर्जी है ना, मैं इसको एक्स भी नाम दे सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि चलो इसका नाम हम ए दे देते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, इसीलिए इसको ए नाम दिया गया है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन होंगे तो उसको ए एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एक सीक्वेंस है जिसका नाम टी है। अरे भाई टी कहाँ हो तुम, टी, तो ये इसका नाम मैंने टी एन रख दिया। वैसे ही एक तीसरा सीक्वेंस है जिसका नाम मैंने पी रखा है, पी इधर आओ, ठीक है, पी एन लिख दिया, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये नाम है, सीक्वेंस का नाम ए है, पहले दूसरे सीक्वेंस का नाम टी है, तीसरे सीक्वेंस का नाम पी है, और इसमें जो ये एन जो लिखा हुआ है लोअर सबस्क्रिप्ट में जो एन लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एन की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा सीक्वेंस का A1, ये रहा A1, A2 है ना, ये रहा P3, ये देखो P3 ये है, P3 कौन है, 6, समझ रहे हो। मतलब ये कह सकते हैं अलग अलग फैमिलीज है, ये कह सकते हो कि ये एच, मैं अगर बुलाना चाहूं, चलो A4 और P2 को मैं बुलाना चाहूं, A4 और P2, तुम दोनों निकल के आओ, घर से बाहर निकल के आओ, तो A4 कौन है, ध्यान से देखो, 7 P2 क्या है, P2 4 एग्जैक्टली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि A4 क्या होता है, P2 क्या होता है, AN क्या है, TN क्या है, PN क्या है। ये नाम है, सीक्वेंस के नाम है, अलग अलग सीक्वेंस है तो अलग अलग नाम है सबके, और उसमें N जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो जनरल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल टर्म ऑफ एपी। ऑब्वियसली उससे पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म भी, सॉरी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनरल टर्म को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम जनरल टर्म को ही हम nth टर्म भी कहते हैं। जनरल टर्म का मतलब nth टर्म, और nth टर्म का मतलब n की जगह 1 पुट कर देंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, ये जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म, हाँ सर, आपने एपी को, जो एपी थी अभी जो आपने इधर लिखी हुई थी, उसे आपने एएन से रिप्रेजेंट किया, पर सर एएन को तो nth टर्म कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, एएन को nth टर्म कहते हैं, तो उसमें तो ए जो आप अच्छा, ए सीक्वेंस का नाम है, ओके सर, ओके। अरे बाबा 3 बार 4 यही चिल्ला के बोला, फिर भी यही पूछ रहे हो, हद करते हो तुम भी। ओके तो जनरल टर्म क्या होता है बेटा, जनरल टर्म क्या है, इसमें एन जो है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी है, ठीक है। और जनरल टर्म से करना क्या है हमें, ये जनरल टर्म, भाई क्यों इतना चिल्ला रहे हो, जनरल टर्म जनरल टर्म जनरल टर्म। तो जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। कभी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें तीसरा ही टर्म चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 मेरा फेवरेट नंबर है, तो लो भाई तीसरा टर्म निकल के आ जाएगा। कैसे, एन की जगह पे 3 पुट करके रखो दोनों साइड में, LHS RHS दोनों में n की जगह a plus 2d। इसका मतलब तीसरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a plus 2d। तो यही है जनरल टर्म का काम, यही होता है। तो आपको समझ में आई थिंक आया होगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो हमने अब तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एक एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले। पूरा ही डिलीट हो गया, ये लो देखो, ये एक एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एपी, sorry, for the AP write its first term and common difference. सर a होगा 3/2, Very good. t equal to 1, कॉमन डिफरेंस -1, -1 है, d -1 कितना सिंपल है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बेटा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, या चाहो तो आप थर्ड टर्म में से, सेकंड, है ना, चाहो तो आप 2 सक्सेसिव टर्म्स का निकाल लो डिफरेंस, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जांपल। ओके 1 मिनट का ब्रेक है, रुक जाओ, 1 मिनट का ब्रेक, पानी पीता हूं मैं तब तक। सर एपी का मॉड्यूल आज अपलोड हो जाएगा ना?
एपी का मॉड्यूल अपलोड कर देंगे। एनसीईआरटी की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। बेसिक्स की बात करें हम तो, और बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। तो देखो ये चीज जो लिखा हुआ है इन्होंने कि ये चीज मैंने बताया नहीं आपको, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने स्पेसिफाई करके नहीं बताया आप लोगों को। देखो एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि इन जनरल अगर एपी जो है, एपी के जो टर्म्स हैं वो, उसको मैं अगर A1 A2 A3 से लेकर के AN तक ऐसे अज्यूम कर लूं, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इस फार्मूले से डिराइव होता है। मतलब AK+1 जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, वो इस फार्मूले से होता है। मतलब के की जगह पे आप 1 पुट कर दोगे तो A2 - A1 हो जाएगा, ठीक है। के की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो A3 - A2 हो जाएगा। तो यही उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ठीक है, AK+1 एंड AK आर द kth एंड K+1th एंड kth टर्म। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ कुछ बच्चों के लिए, 2-4 बच्चों के लिए हो सकता है कि ये भाई क्या लिख दिया, अब तक तो AN लिख रहे थे, अब तुम AN+1 लिख रहे हो या AK+1 लिख रहे हो। तो K+1 का मतलब क्या, K+1th टर्म। इसको हम क्या समझेंगे, AK+1 को बेटा क्या समझेंगे हम, इसको हम समझेंगे ये kth टर्म, K+1th टर्म है, ठीक है। हमने K+1 रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे समझो कि मान लो कि आपको पता है, ठीक है, कि देखो जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 है ना, और इसको मैंने कह दिया कि ये आपका 4 है और फिर 5 है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये अगर kth टर्म है, kth टर्म ऑब्वियसली तीसरा टर्म है इसमें तो हमें दिख रहा है साफ साफ, तो अच्छी बात है। तो इसमें थर्ड टर्म ही kth टर्म है मान लो, तो AK+1th टर्म क्या हो जाएगा, 4th टर्म, ठीक है। 4th टर्म मतलब 4 आ जाएगा। तो यही है K+1th टर्म का मतलब हुआ कि के अगला टर्म जो होगा, kth टर्म के बाद वाला टर्म जो होगा, kth टर्म के बाद वाला टर्म जो होगा, उसको ही हम K+1th टर्म कहते हैं, K+1th टर्म। आई होप समझ में आया होगा ये। तो D को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, देख सकते हो आप, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, इस तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को निकाला जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट। यस, एक्सरसाइज ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, 2 क्लास में मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास और अगली क्लास मिला करके। इसमें तो एक्स्ट्रा भी बताओगे सर आप? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करेंगे, बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत करेंगे एक्स्ट्रा अगर हुआ तो। थोड़ा बहुत है ही, ज्यादा है ही नहीं इसमें। सब फर्स्ट वन है। देखो एक्सरसाइज 5.1 बेटा ध्यान से देखना, और ये घर पे आप लोग खुद से भी ट्राई करना। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई सारे क्वेश्चंस कर देता हूँ, आसान क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो कुछ बच्चे इसको ना छोड़ देते होंगे, तो घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है। और अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको अगर टाइम मिले, तो टाइम तो मिलेगा ही, नेचुरली टाइम मिलेगा ही, टाइम है आपके पास, तो दूसरी किताब से, मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस करना, और हो सके तो RD शर्मा भी प्रैक्टिस करना। लेकिन 2 चीजें मस्ट है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके बाद आपको और भी अगर सोर्सेज से प्रैक्टिस करने को मिले तो प्रैक्टिस करते रहना। देखो क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व टू मेक अ प्रोग्रेशन। मतलब ये एक सिचुएशन दी हुई है, उससे कुछ एक लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा, वो एपी में है कि नहीं ये पता करना है। पहला देखो कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड देन ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले 1 किलोमीटर कोई जाएगा ₹15 देने होंगे, 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 23 रुपीस, 39 सर, 39 सर। इसमें A15 है और D8 है सर। 15 एक फिक्स्ड टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म 15 है सर। तो फर्स्ट है सर A15 है, तो 8 है। A15 सर, A15 है, D8 है, D8 है। यही पूछा गया था, यही पूछा गया था। क्या ये एपी सर अभी से प्रूफ भी तो करना होगा। सर A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 निकालेंगे और फिर लिखेंगे है। यस सर, क्वेश्चन में y भी लिखना है। -1 - AK is constant। वेरीफाई करना है।
Since AK plus 1 minus AK is constant, hence the following terms are in एग्जैक्टली वो भी करना पड़ेगा, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच टर्म है ना, ईच टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है, सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, ये सब जो टर्म्स हैं, सो ऑन, इस तरीके से टर्म्स हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर इन द प्रीवियस टर्म, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो एक तरीका क्या है, आसान तरीका जो है वो जो बच्चे ने बताया आपने कि A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 8 आएगा। A3 कौन है बचा, 31, A2 क्या है 23, तो देयरफॉर दे आर इन AP। दिस इज द रीजन, है ना, रीजन यही होगा, इसका रीजन ये है, ये AP में है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप डॉट डॉट डाल के छोड़ सकते हो, तो समझ में आ जाता है ये। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर है दूसरा कि सेकंड एग्जांपल है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सर 1 3/4 3/4 3/4 3/4 ऐसे कर सकते हैं। पहले मान लो कि 1 यूनिट था उसके अंदर, तो अब 1/4 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/4। अब 3/4 का 1/4 सर फिर 3/4 का 1/4 3/8 into 1/4 is equal to 3/16। पहले 1 था, अब उसमें से 1/4 कम हो गया, मतलब 3/4 हो जाएगा। अब इस 3/4 का 1/4 मतलब 3/16 कम हो जाएगा। किसमें से 3/16 किसमें से कम होगा, 3/4 में से, ठीक है। तो 3/4 में से 3/16 माइनस करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 16, और कितना आएगा भाई, 4 12 3 9। सर यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला गया है कि लगातार एयर निकाला जा रहा है, यहाँ पे ये भी तो लिखा है रिमेनिंग इन द सिलेंडर। एग्जैक्टली, देखो ये पढ़ो ध्यान से, यार जितना बचा है उतने में से निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही डाल रहे हैं। तो अब सुनो, अब ये 9/16 जो बचा हुआ है, इस 9/16 बचे हुए में से 1/4 निकालना पड़ेगा भाई, मतलब 9/64 माइनस होगा। किस में से 9/64 माइनस होगा, 9/16 में से। 9/64। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे बेटा कि क्या हो रहा है। यस सर, एपी नहीं है सर, 27/60 ये जीपी बन रहा है। जीपी नहीं बन रहा है, सॉरी जीपी बन रहा है क्या, जीपी, हाँ जीपी बन रहा है आई थिंक, हाँ जीपी बन रहा है, ठीक है, तो रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये बन रहा है, तो क्या ये एपी है, चेक करना पड़ेगा। 3/4 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एपी नहीं है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा बच्चे मेरे, देखो ध्यान से। ओके 9 माइनस 12 माइनस 3/16, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है -1/4, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की वैल्यू आ रही है -3/16, दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने गूगली चला दिया एनसीईआरटी वालों ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ था। देखो एक दो बच्चे तो कंफ्यूज हो ही गए होंगे इसमें, है ना, कि भाई पहले सिलेंडर में जो भी एयर था उसका 1/4 इस तरीके से कम होता जा रहा है, 1/4 नहीं, 1/4 बचे हुए का 1/4 कम होता जा रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन का क्रिएट कर रहा था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन सर, फोर्थ पार्ट वाला तो और ज्यादा मुश्किल है। हाँ फोर्थ पार्ट ज्यादा वो बाउंसर है। नो सर इजी है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ तो कंपाउंड, यस सर, पीआरटी वाला सर इजी है, और कैलकुलेटिव भी है सर, कैलकुलेटिव भी है। ओके ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान है। थर्ड पार्ट के कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। मतलब 1 मीटर का डिग करेगा, कुआं खोदेगा तो फिर 150 चार्ज लगेगा, और 2 मीटर खोदेगा तो फिर 200 चार्ज होगा। 3 मीटर 200। हाँ ये एपी बन ही रहा है, साफ साफ है ना। तो ये तो आप यस सर एपी है, एपी है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में अमाउंट इन अकाउंट सर नहीं है, हाँ सर नहीं है, ये सर एपी नहीं है। देखो बेटा ध्यान से, सर एपी नहीं है। 1 साल के बाद अमाउंट ये होगा, 1 साल के बाद अमाउंट ये होगा, 2 साल के बाद अमाउंट देखे ना तो ये हो जाएगा। सर हम सिंपल इंटरेस्ट से भी तो लगा सकते हैं ना, जो पहले में वैल्यू आएगी फिर उसको लेके उसमें कर सकते हैं सारा। सर ये तो ना होगा सर, 10,800 होगा ना, 10,800 into 1 + 800। नहीं सही तो किया सर ने, कंपाउंड इंटरेस्ट है,
सही तो पीछे प्लस नहीं सही आएगा। कर रहे हो आप सर, करवा दो। सही है सर, सही है, यही तो होता है फॉर्मूला। फर्स्ट पावर में लिखा हुआ है सेकंड में। हाँ क्या कह रहे हो सेकंड में? नो सर, वो कंफ्यूज हो गया था ना कि आपने यही लिखा हुआ है सेम टू सेम, वो स्क्वायर लिखा हुआ है आपने एन की जगह। ओ यस सर, सर देख समझ में आ गया सर, वो मैंने गलत देख लिया। ठीक है देखो, फर्स्ट ईयर के बाद ये अमाउंट आएगा, सेकंड ईयर के बाद ये आएगा, थर्ड ईयर के तुम वैल्यूज निकालोगे ना बेटा, इसमें वैल्यूज आप फाइंड करोगे ना, मैं नहीं करने जा रहा ये कैलकुलेट, ये तुम लोग खुद से कर लेना कैलकुलेट इसको क्या आएगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे और थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करोगे तो ये एपी नहीं बनने वाला, ये एपी नहीं बनेगा। ठीक है, वैल्यू सेम नहीं आएगा, तो कर लेना आप लोग, मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। भाई ये तो सबसे सिंपल है, फर्स्ट टर्म 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है, और 4 टर्म्स लिखने हैं, पहले 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो लो हो गया, ये तो मैं भी कर दूंगा। 20, 30, 40। वेरी गुड सर, आप तो कुछ भी कर लोगे। देखो इधर ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ए दिया हुआ है -1.25, डी की वैल्यू है -0.25। ये हमें पहले 4 टर्म्स निकालने हैं, तो पहला टर्म क्या होगा बेटा? ये होगा। ठीक है, 4 टर्म्स आ गए, ऐड ही तो करना है। पहले टर्म में ए में, इसमें अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो इसमें पहले में -0.25 ऐड कर देना है, फिर उसमें -0.25 ऐड करना है। आप समझ गए होगे आई थिंक, है ना। थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है मेरे ख्याल से। सर डायरेक्ट लिखना है सर, हमारी टीचर तो कह रही थी पूरा शो कर देंगे अगर 2 मार्क्स का भी आएगा तो, कि A+D A+2D ऐसे करके। नहीं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, लेकिन 2 मार्क्स में अगर आता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि सेकेंड टर्म A2 है ना, यहाँ पर लिख देना पहले A1 = 10, ठीक है, और A2 = A1 + D, ठीक है, और फिर 10 + 10 लिख देना, तो 20 आ जाएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है तो, है ना, फिर ये आ जाएगा A2 + D, मतलब 20 + 10 = 30। समझ लो मेरी बात को, अगर 2 मार्क्स का आता है तो। 2 मार्क्स का वैसे आएगा नहीं है जनरली, क्यों? क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, इतना सिंपल भी नहीं देते हैं, वो थोड़ा सा तो ट्विस्ट करेंगे ही क्वेश्चन को, 2 मार्क में देंगे तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या बोला, आवाज नहीं आई फिर से बोलो। अरे कई सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। सर A3 को A+2D भी लिख सकते हैं और A4 को A+D भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल उस तरीके से लिख सकते हैं। ये A4 जो है, इसको A+3D भी लिख सकते थे, बिल्कुल A1 + 3D भी लिख सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने जो लिखा हुआ है ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है, और आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है सर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है अभी इसका, वो ITSC की वजह से ही है ना, क्योंकि वैसे तो हट चुका है CBSE के। हाँ CBSE सही है, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करें इसका? पहले लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, ये पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 0.6, कॉमन 1.1. अच्छा सुनो, एक कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को, तो ध्यान से समझना। कभी कभी हम A को ही A1 कह देते हैं, ठीक है, A1 को ही A लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी। जैसे यहाँ पर देखो A लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने A1 लिख दिया है, तो ये A1 और A दोनों सेम है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कभी कभी A1 भी लिख देते हैं और कभी कभी A भी लिख देते हैं। ये एक तरह से मतलब एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, ये एक ऐसी गलती है जिसको लोग उतना माइंड नहीं करते। सिनोनिम्स है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, देखो फोर्थ पार्ट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP। ओके, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन 3 मोर टर्म्स। ठीक है जी, तो पहले तो AP में है कि नहीं है चेक करना है हमें, तो उसके लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फिर थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट वन नहीं है, नहीं है, फर्स्ट वन नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखो, फर्स्ट वाला GP है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट देखो,
सर वो है यस सर है सर कॉमन डिफरेंस 1/2 है सर कॉमन डिफरेंस सर रूट 2 ऐड हो रहा है हर बार। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर रूट 2 है, रूट रूट 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा खाली सुनो, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि खाली a2 माइनस a1 और a3 माइनस a1 से होने से नहीं हो जाएगा, सॉरी ये a2 होना चाहिए था, a3 माइनस a2 होने से नहीं हो जाएगा, ये इसमें हर एक मतलब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने खाली 2 को दिखा दिया है करके, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करके दिखाया हुआ है, हमें इसमें a4 माइनस a3 करके भी दिखाना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो ये भी रूट 2 ही आएगा वैसे, तो इस तरीके से डॉट डॉट डाल दोगे ना तो ये समझ में आ जाता है कि आगे जो है वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो ये एपी में होगा, नेचुरली ये एपी में है। क्यों भाई? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सबके लिए बराबर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस तो हम बोलते ही तब है जब वैल्यूज बराबर हो, तो नेचुरली यहाँ पर रूट 2 आ रहा है तो ये वैल्यूज बराबर ही आ रहे हैं। ओके, इसमें कह रहा है आगे के 3 टर्म्स और बताओ, ठीक है। जब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो एंड नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखो। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स क्या होगा बेटा इसमें? 3 + 3 रूट 2 में 3 + 4 रूट 3 + 5 रूट 3 + 6 रूट। वेरी गुड, ये हो गया, समझ में आया सबको ये? यस सर। 8 पार्ट एपी में है क्या? 8 पार्ट एपी में है? यस 8 सर, पार्ट यस सर, यस सर है कॉमन डिफरेंस इज 0 कॉमन difference is 0, common difference is 0. This list of numbers is in AP and common difference is 0. तो अगले 3 टर्म्स भी इसके वही होंगे, -1/2 -1/2। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों मेरे ख्याल से इतना ही आज रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग नहीं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये लो, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हो जाने देते हैं आज। देखो ये है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है नंबर, ये 12th पार्ट। रूट 2 है, रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर लिख करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। और दूसरी बात ये कि रूट 8 माइनस रूट 2 को कई बच्चे रूट 6 लिख देते हैं, ऐसा मत कर देना गलती से। और रूट 18 माइनस रूट 8 को रूट 10 लिख देते हैं ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। 99% बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन 1-8% ऐसे होते हैं जो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है, ये गलत है मैथमेटिक्स, प्राइम फैक्टर। हाँ, तो रूट 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने 8-9th क्लास में पढ़ा होगा। रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हो और रूट 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हो। ऑब्वियसली ये एपी में है, क्यों? क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, रूट 2, ठीक है। वेरी गुड। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो भी क्या आएगा? रूट 2 ही आएगा एपी में, वैल्यू रूट 2। हाँ, और ये 15th पार्ट देखो तो 15th पार्ट देखने से नहीं लग रहा है, 15th पार्ट देखने से नहीं लग रहा है, बट करेक्ट। तो देखने से नहीं लग रहा था, कंफ्यूज कर रहा था ये, लेकिन ये है एपी में। तो ओके बच्चों, अगली क्लास में हम लोग इसका जनरल टर्म सीखेंगे, और मेरे ख्याल से अगली क्लास में तो नहीं हो पाएगा, 2 क्लास और लगेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन दिया है हर्ष मित्तल ने, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया है, अरे ये यस सर। हाँ, क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों आज। हाँ, ये हर्षल मित्तल ने क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। गुड नाइट सर। x square plus bx plus 72 has 2 distinct integer root, then the number of all possible value of b is। तो इसको तो देखो तुम ऐसे कर सकते हो ना, क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट। तो ये तो तुम 72 को फैक्टराइज करके देखो, 72 को फैक्टराइज करके देखो क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। एक तो आ जाएगा 1 और 72, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या होगा बेटा? 236 सर 9 8 and 9 सर 3 and 24 3 and 24 4 and देखो और क्या आएगा? 6 और फिर
8 सर 9 8 9 8 और आएगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब नहीं आएगा। अब तुम 9 लोगे ना तो 9 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 तो ले नहीं सकते हो, 12 लोगे तो 12 6, तो 12 6 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। इतने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और सुनो, इसमें है क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये अगर बात करें हम ये एक्स स्क्वायर प्लस, आंसर सही लिखा है तुमने, डबल हो जाएगा क्या, डबल हो जाएगा? यस सर डबल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव भी लेंगे। यस सर नेगेटिव वैल्यू भी हाँ, इसके नेगेटिव वैल्यू भी लेने पड़ेंगे, -1 -72 भी ले सकते हैं, तब भी तो मल्टीप्लाई करके 72 ही आएगा, -2 -36 डबल हो जाएगा, मतलब 6 6 12 हो जाएंगे, अरे 3 3 6 हाँ 12 हो जाएंगे। मतलब कैसे होगा जरा सोचो कि तुम x+1 x+72 अगर तुम लेते हो, ठीक है, फैक्टर्स मतलब इसके जीरोस, तो ऑब्वियसली इसमें x² + 73x बन जाएगा और +72 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इसके दो इंटीजर रूट्स होंगे, -1 एंड -72, और यहाँ पर तुम अगर माइनस ले लेते तब भी यहाँ पर एक तुम्हें तब क्या मिलता तुम्हें, तब यहाँ पर -73 मिल जाता। मतलब देख सकते हो इस तरीके से, तो ए की वैल्यू जो है वो, सॉरी बी की वैल्यू जो है वो 73 भी हो सकती थी एंड -73 भी हो सकती है, तब दोनों केसेस में इंटीजर रूट्स ही मिलेंगे। तो इस तरीके से 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो। और किसी को डाउट है कोई? अगली क्लास में और मिलते हैं मुझे फिर। एक डाउट है, मैं डिक्टेट कर दूं क्वेश्चन? बोलो। तो लीनियर इक्वेशन का है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा do the pair of linear equation lambda x plus y equals to lambda square सब ब्रैकेट में नहीं है और लैम्डा के साथ x है फिर प्लस y है, लैम्डा x प्लस y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड x प्लस लैम्डा y equals to 1 will have a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर? a1/a2 is not equivalent to b1/b2, ये है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए, ये आंसर आएगा सर। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +-1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम 1 रख के देख लो ना, इसमें 1 रख के देखो, इसमें तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 = y, x + y = 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x + y = 1। आई एम सॉरी, यहाँ पर इसमें रखेंगे ना, दूसरे इक्वेशन तो ये है, दूसरा इक्वेशन तो ये है, ये तो कुछ था ही नहीं, ये गलत लिख दिया था मैंने। हाँ तो x यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा की जगह पे 1, तो x + y, तो दोनों सेम इक्वेशन हो गए, तो इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जीपी क्या होता है? जीपी में जैसे एपी में बढ़ता जाता है ना, ऐड कर करके करते हैं, तो वैसे जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके होता है। जैसे देखो 2 हो गया, फिर इसमें 3 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, तो ये एपी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जीपी है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 3 ऐड होता जा रहा है तो एपी है। ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो एपी होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नंबर्स आएंगे तो जीपी होगा। हाँ बोलो। सर पर आपने तो कहा था कि प्रोग्रेशन वो होता है, इसमें लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज होता है, पर ये सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई। एक मिनट, मैंने प्रोग्रेशन नहीं कहा था, मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा था जिसमें लीनियरली इंक्रीज होता है। भाई मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा था लीनियरली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मैंने जीपी के लिए थोड़ी कहा था, जीपी तो मैंने बताया भी नहीं है। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कहा था लीनियरली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। रिकॉर्डेड वीडियो सुनना ध्यान से। ओके सर, जीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके सर। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। ये क्वेश्चन गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। Eat, sleep, repeat सर। ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन देख लो। हाँ बोलो। हाउ मेनी नंबर? सब यही कह रहा था कि एक बच्चे का डाउट था।
अरे ये तो बता तो दिया था पहले भी, कभी बताया था ये क्वेश्चन मुझे लगता है। हाउ मेनी नंबर्स लाइक 11 and 111 which when divided by 9 leave remainder 6 and when divided by 21 leave remainder 12। मतलब ये कि कोई नंबर है n जिसको कि 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है, और इसी नंबर को अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है। तो तुम इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों n के वैल्यूज हैं। तो एक काम करते हैं, अच्छा वैसे भी ये 3 के टेबल में जा रहा है, तो देखो दोनों को इक्वेट कर दोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं पहले 3, और इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 7 Q2 प्लस 3 से 3 4 जा जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ना आप Q1 या Q2 की वैल्यू निकाल लो, तो 3Q1 की वैल्यू अगर निकालोगे देखो क्या आ जाएगा 7Q2 प्लस 2, समझ रहे हो यहाँ पे। और Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7Q2 प्लस 2/3। आपको ये देखो दिखना चाहिए। अब समझो बात को ध्यान से। इसमें Q2 की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, Q2 की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो जरा सोचो तो। Q2 ताकि ये Q1 इंटीजर आना चाहिए, तो Q2 की वैल्यू तुम 1 ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, बिल्कुल नहीं। 2 लोगे तो ये 7 2 जा 14 प्लस 2 16/3 होगा, इंटीजर नहीं आएगा। 3 ले सकते हो, नहीं। 4 ले सकते हो, सर 4। 4 ले सकते हो। यस सर 4 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से तो Q2 की वैल्यू 4 ले सकते हो, फिर उसके बाद तुम डेफिनेटली 7 ले सकते हो, इस तरीके से वैल्यू ले सकते हो। समझ में आ रहा है ये? तो अब तुम्हें ये समझना ये है कि अगर मैं Q2 की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में, यहाँ पर इस इक्वेशन में देख पा रहे हो ये जो दूसरी वैल्यू है n की, तो क्या तुम्हें नंबर जो है वो 11 और 1111 के बीच का नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हें ये चेक यहाँ पर ये करना है कि हम Q2 की वैल्यू क्या लें ताकि ये जो वैल्यू है ये 21 Q2 प्लस 12 ये 11 और 1111 के बीच आ जाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो 4 लेते हैं 4 लेते हैं तो आ जाएगा। आई थिंक 1 लेंगे तो आएगा क्या? हाँ आएगा, ठीक तो है, सही है। हाँ, फिर ऐसे देखो अब कितने वैल्यू तक हो सकते हैं, 13 फिर 16 आएगा, इस तरीके से देख लो कितने वैल्यू तक आएंगे, है ना। चेक करके देख लो, 1 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, 7 पे भी, 10 पे भी, 13 पे, 16 पे, सब पे आएगा। अब तुम्हें देखना है कि कहाँ तक ये आएगा, कहाँ तक वैल्यू जो है वो 1111 से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो चेक करके तुम आसानी से देख सकते हो। आई होप कर लोगे तुम खुद से ये आगे का पार्ट। यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, चलो बाय। ओके 18 किसी बच्चे ने ओके आंसर सर, नहीं गुड किया? नाइट सर। बाय बाय सर। Bye friends.